नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास है, एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है राधिका रमण प्रसाद की कानों में कंगना। ये देखिए कंगन छपे भी हैं, कानों के कंगन। तो आज हम बात करेंगे कानों में कंगना कहानी की। इससे पहले हम दो कहानियां कंप्लीट कर चुके हैं। एक कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी, जो हमने सबसे पहले कंप्लीट की थी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन 1901 है। देखिए जितनी भी कहानी अपन पढ़ रहे हैं सबके प्रकाशन वर्ष साथ में याद करते जाइए तो बेटर रहेगा। और सारी कहानियों के प्रकाशन वर्ष हैं, उनके लेखकों के नाम हैं, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ ही करते जाइए। मतलब इतना तो कर ही सकते हो कि कहानी को पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ना है, कहानी को तो कहानी की तरह ही समझना है। जैसे हमने इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इससे पहले ही क्लास में कंप्लीट की थी, तो उसमें ऐसे नहीं देखना है कि क्या कहानी होगी, पूरे 5 पेज पढ़ें, 5-7 पेज की कहानी है। उसको मात्र कहानी की दृष्टि से सुनना है। 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी सारांश उसका। कि एक मातादीन नाम के इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो कहाँ जाते हैं, चांद पर जाते हैं। चांद की पुलिस को सुधारने के लिए जाते हैं, उन्हें ट्रेंड करने के लिए जाते हैं। चांद की पुलिस क्या है ना कि वहाँ की पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही होती है, तो चांद की सरकार भेजती है पत्र भारत सरकार को कि यूं तो हमारी संस्कृति बहुत फली फूली है, लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, तो कृपया आप अपने यहाँ से एक पुलिस इंस्पेक्टर भेज दीजिए या कोई भी पुलिस का अधिकारी भेज दीजिए जो पुलिस व्यवस्था को ठीक कर सके, क्योंकि आपके यहाँ तो राम राज्य है। राम राज्य में तो सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होती हैं, तो आपके यहाँ है राम राज्य में, जैसा कि तुलसीदास जी लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, शव सुंदर सब बिरुज शरीरा। तो इस तरह की बातें कि आपके यहाँ तो कोई भी अबुद्ध नहीं है, कोई भी बुद्धिहीन नहीं है, सब सुंदर हैं, सब बिरुज शरीर वाले हैं, है ना, खाली टाइप के लोग हैं सब। तो कृपया हमारी पुलिस को भी थोड़ा सा सक्षम बनाइए, क्योंकि वो अपराधियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है। तो मातादीन जाते हैं वहाँ पर, साथ में हनुमान जी की मूर्ति ले जाते हैं, बोलते हैं पुलिस लाइन में जाके, आपने हनुमान जी की फ़ोटो नहीं लगाई है, सबसे पहले तो इनकी फ़ोटो लगाओ, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ खुफिया विभाग में थे। उन्होंने सीता जी का पता लगाया था और वहीं पर रावण को सजा दे दी थी लंका जला के। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर एक केस की पड़ताल करते हैं मातादीन जी, और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा देते हैं। 4 लोगों को उठाते हैं, 4 चोरों को उठाते हैं, बोलते हैं कि तुमने देखा, तो वो प्रत्यक्ष गवाही वाले लोग बन जाते हैं और इस तरह से एक निर्दोष को सज़ा हो जाती है। फिर मातादीन से कहा जाता है कि मातादीन जाइए, आपकी सेवाएं समाप्त हुई, धन्यवाद। मातादीन जी कहते हैं कि हमें काम प्यारा है, क्योंकि वहाँ की सरकार कहती है कि आप एक्स्ट्रा वेतन ले जाइए। मातादीन कहते हैं कि मैं टर्म ख़त्म करके ही जाऊँगा। वो कहती है सरकार की एक्स्ट्रा वेतन ले जाइए अपने बचे हुए टर्म का, कृपया यहाँ से रवाना हो जाइए। तो ये सब कहानी है। बाद में मातादीन जी आते हैं भारत और एक पत्र भेजती है, गुप्त पत्र भेजते हैं चांद सरकार भारत सरकार को। उस पत्र में लिखा था कि हमने आपको मित्र समझा था, लेकिन आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ये थी पूरी कहानी। आज की कहानी है कानों में कंगना। ठीक है, कंगन छपे भी हैं, ये देखिए कंगन, कानों के कंगन है ये। चलो सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे। इसका प्रकाशन है 1913। कितना प्रकाशन है? 1913। इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि
कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है और किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। एक संग्रह और है, कानों में कंगना कहानी का संग्रह है, कविता संग्रह है, जिसका नाम है क्या, कुसुमांजलि। संग्रह है कुसुमांजलि, और कुसुमांजलि में कुल 6 कहानियां संकलित हैं। इसमें से एक प्रसिद्ध कहानी है कानों में कंगना, प्रकाशन वर्ष 1913, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक हैं राधिका प्रसाद रमण या राधिका रमण प्रसाद, ये इसके लेखक हैं। देखिए इसकी भाषा थोड़ी सी जटिल है, तो कृपया समझ लेंगे पहले, उसके बाद इसका पाठ करेंगे अपन। कहानी का जो पाठ बाद में करेंगे, पहले समझ लेना है, सारांश समझ लेना है। अगर सारांश ध्यान रहेगा तो आपने भले ही कहानी न पढ़ी हो तब भी क्वेश्चन के आंसर बना पाओगे। यानी कि मूल थीम पता होना चाहिए। जैसे संविधान को पढ़े बिना अब प्रस्तावना याद रख लीजिए ठीक से, तो प्रस्तावना में सारे गूढ़ तथ्य छुपे हुए हैं। संविधान के सारे गूढ़ तथ्य जो हैं वो एक छोटी सी प्रस्तावना में ही छिपे हैं। तो अपन को देखना है, क्या देखना है अपन को, कहानी देखना है। देखिए कहानी, देखो राधिका रमण प्रसाद की भाषा बहुत जटिल है, तो क्लिष्ट भाषा, इसकी भाषा कैसी है, बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है। ये कहानी देखिए, कानों में कंगना, इसकी भाषा कैसी है, बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट। पहले 4-5 पॉइंट लिखा दूं मैंने काव्य संग्रह लिखा दिया कुसुमांजलि, प्रकाशन वर्ष 1913, लेखक राधिका प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कहानी का नाम कानों में कंगना, 1913 है प्रकाशन वर्ष, संग्रह कुसुमांजलि। कुसुमांजलि कुल कहानी है 6 इसमें, ठीक है। चलो आओ, भाषा अत्यधिक क्लिष्ट, अत्यधिक क्लिष्ट। क्लिष्ट का अर्थ होता है समझने में बहुत ही कठोर है, मतलब ऐसी भाषा जो आसानी से समझ में नहीं आती है। बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभी आप देखोगे भी तो एकदम से समझ में भी नहीं आएगी। जैसे कहानी तो कहीं से भी शुरू कर देते हैं, मतलब एकदम से अचानक, जैसे बादल गरजते हैं ना बहुत ज्यादा तेज बिजली के साथ, उस तरह से कहानी शुरुआत हो जाती है। कुछ नहीं पता है कहाँ कौन सा पात्र क्या कह रहा है। जैसे देखो, किरण तुम्हारे कानों में कंगना, तुम्हारे कानों में क्या है, उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। पता ही नहीं चल रहा है कि कान है, कंगन है, किरण है, लट हटा रही है, अब क्या चल रहा है कुछ नहीं पता है। सीधा एकदम से कोई चित्र आया आंख के सामने, कोई बैकग्राउंड नहीं पता है क्या है। तो आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें इसका, बात कहाँ की हो रही है, किस किस में हो रही है। तो देखो इसके पात्र देखते हैं पहले तो अपन। देखो पात्र, पात्र कौन कौन है इसके, एक महत्वपूर्ण पात्र है इसके योगीश्वर। योगीश्वर कौन है, गुरु हैं या महंत हैं। किसके महंत हैं ये, किसके गुरु हैं, इनका एक शिष्य है। शिष्य कौन है इनका, शिष्य का नाम है नरेंद्र। नरेंद्र। योगीश्वर की एक पुत्री है,
पुत्री का नाम क्या है? किरण। अब क्या होता है, एक पात्र है जूही। अच्छा यहीं पर लिख लीजिए, नरेंद्र का एक मित्र है, मित्र का नाम क्या है? मोहन। समझ में आ रहा है? योगीश्वर है एक, गुरु है, योगीश्वर गुरु हैं। किसके गुरु हैं? नरेंद्र के गुरु हैं। नरेंद्र का मित्र, नरेंद्र का मित्र कौन है? नरेंद्र का मित्र मोहन। एक पात्र है जूही, जूही। जूही कौन है? नरेंद्र की नौकरानी। या मेड कह सकते हैं, काम वाली बाई कह सकते हैं, जूही। और कौन सा पात्र है इसमें? योगीश्वर गुरु हो गए, शिष्य नरेंद्र हो गया, पुत्री किरण हो गई, मित्र नरेंद्र का मोहन हो गया, जूही नरेंद्र की नौकरानी हो गई। एक और पात्र है किन्नरी, किन्नरी। ये 4-5 पात्र हैं जो प्रसिद्ध पात्र हैं। इसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है किरण, नरेंद्र और योगीश्वर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन। देखो, किरण, नरेंद्र और योगीश्वर। इसका नायक है नरेंद्र और नायिका है किरण। देखिए आगे कहानी में क्या होता है। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में क्या होता है कि जो नरेंद्र है वो योगीश्वर को यहाँ पढ़ने जाता है और योगीश्वर नरेंद्र को पढ़ाते हैं और नरेंद्र की शिक्षा का अंतिम दिन है, यानी कि आज उसको फाइनल डिग्री मिलने वाली है। नरेंद्र पास आउट हो चुका है। आज नरेंद्र, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, गुरुकुल जो होते थे, गुरु के यहाँ गुरुकुल में रहकर शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे और जब शिक्षा हो जाती थी पूरी, एक तो दीक्षारंभ होता था, एक समापन संस्कार होता था। तो समापन संस्कार के दिन छात्र या शिष्य अपने गुरु को कुछ गुरु दीक्षा देते थे, गुरु दीक्षा कहते थे उसको, मतलब कुछ देते थे। जो भी चीज़ें भेंट करना चाहें वो चीज़ें भेंट करते थे शिष्य अपने गुरु को। फिर गुरु कुछ बोल देते थे कि आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को समाज में प्रसारित करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो नरेंद्र की शिक्षा का अंतिम दिन है, योगीश्वर के यहाँ जाता है, योगीश्वर के यहाँ कुछ चीज़ें ले जाता है। योगीश्वर बता देते हैं कि ये चीज़ें ले आओ। तो जो योगीश्वर ने बताई थी, गुरु ने बताई थी, वो नरेंद्र लेके जाता है और नरेंद्र 2 कंगन ले जाता है। शायद ये भी चीज़ें बताई थी गुरु द्वारा। 2 कंगन ले जाता है। कंगन कौन से वाले? मतलब इस तरह के कोई 2 कंगन ले जाता है, कानों के कंगन 2 कंगन ले जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये सारी चीजें ले जाकर नरेंद्र योगीश्वर के यहाँ रख देता है और बाद में देखता है नरेंद्र के उसमें से कंगन गायब थे। जो कानों के कंगन थे वो कैसे थे? गायब थे। कहाँ चले गए पता नहीं नरेंद्र को, कानों के कंगन गायब थे। ये कहानी जो है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। कहानी क्या है? आत्मकथात्मक शैली में है। आत्मकथात्मक शैली, यानी कि ये कहानी सुना रहा है। कौन सुना रहा है? नरेंद्र ही सुना रहा है, अपनी आप बीती सुना रहा है।
अब वो कंगन ले जाती है किरण। योगीश्वर को पता चल गया था, क्योंकि योगीश्वर की कुटिया में नरेंद्र पढ़ने जाता है और किरण भी वहीं रहती है, तो योगीश्वर को ये लगने लगा था कि इन दोनों में कुछ चल रहा है, प्रेम प्रसंग है इन दोनों में। तो योगीश्वर ने क्या कहा, जिस दिन दीक्षा का अंत हो रहा था उस दिन योगीश्वर ने कहा नरेंद्र से कि नरेंद्र बेटा, आज से मेरी पुत्री आपके हवाले है, आपको ही मेरी पुत्री का ध्यान रखना है। मतलब कि मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथों में देता हूँ। मतलब अपनी पुत्री को योगीश्वर जी ने अपने शिष्य नरेंद्र को सुपुर्द कर दिया, यानी कि विवाह वाली बात, शादी के लिए, कि दोनों में हो गया होगा, प्रेम प्रसंग था पहले से, तो मतलब कि शादी करा दी दोनों की। अब नरेंद्र के घर, मतलब किरण और नरेंद्र पति पत्नी बन गए हैं। नरेंद्र के घर की नौकरानी कौन है? जूही है। मित्र कौन है नरेंद्र का? मोहन है। नरेंद्र के पास ठीक ठाक पैसा था, पैसा ठीक ठाक था नरेंद्र के पास, अभी अपन कहानी में देखेंगे। लेकिन होता क्या है, अब टर्निंग पॉइंट आता है कहानी में, रोमांच आता है, ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि मोहन के यहाँ एक दिन नरेंद्र जाता है, क्योंकि अपना मित्र है मोहन, तो नरेंद्र और मोहन मित्र हैं। नरेंद्र के यहाँ नरेंद्र मोहन के यहाँ जाता है, वहां देखता है कि उसके यहाँ किन्नरी थी। किसके यहाँ? मोहन के यहाँ किन्नरी। तो किन्नरी का नाच देखता है कौन? नरेंद्र। नरेंद्र देखता है किन्नरी का नाच। किन्नरी नाच रही थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और इस तरह से नरेंद्र रोज जाने लगा किन्नरी का नाच देखने, और किन्नरी को कुछ दे के भी आता, पैसा वगैरह। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और एक जुल्फ इधर उधर की, अपने बाल संवारे थोड़े से, मतलब दूसरों को लुभाने में एक नंबर की माहिर थी। मतलब दूसरे लोग देखते ही फैन हो जाते थे, इस तरह का कह सकते हैं। लुभाने में खिलाड़ी थी किन्नरी। तो किन्नरी ने नरेंद्र को लुभा लिया, और नरेंद्र के पास जो भी कुछ था, रोज किसी न किसी वस्तु की डिमांड कर देती, और ये उसके जाल में फंस गया नरेंद्र। सीधा फादा था नरेंद्र, तो बहुत ज़्यादा चालाकी आती नहीं थी, तो रोज कुछ न कुछ ये दे आता। किसको दे आता? किन्नरी को दे आता। सारे इसने गहने वगैरह सब कुछ दे दिया किन्नरी को, कुछ नहीं बचा नरेंद्र के पास। अब किरण टेंशन में, भैया किसी का पति पूरे पूरे दिन बाहर रहेगा, तो किरण तो उसकी बीवी तो टेंशन में आई जाएगी ना। तो किरण बार बार पूछती है कि क्या हुआ आपको, आप दिन भर बाहर रहते हो, कैसा चल रहा है धंधा पानी, काम धंधा कैसा चल रहा है? तो नरेंद्र कहता है कि कुछ मत पूछो किरण, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, सब कुछ घाटे में चल रहा है, इस समय आप मेरी मदद करो और जो भी है मुझे दे दो। तो किरण तो वो सच्चा प्यार करती थी, मतलब करता तो नरेंद्र भी था, लेकिन नरेंद्र और किरण के बीच में त्रिकोण आ गया था, तीसरा व्यक्ति आ गया था, किन्नरी आ गई थी। तो नरेंद्र किरण से सारे गहने ले जाके किन्नरी के यहाँ रख देता है चरणों में, और किरण से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ और हो तो दे दो मुझे, बहुत ज़्यादा संकट में हूँ, धंधा चौपट पड़ा हुआ है, पैसे की ज़रूरत है, कहीं से मिल नहीं रहा है। किरण के पास जितनी भी ज्वेलरी थी, शादी विवाह की, पहले की, बाद की, जो भी उसके पास सामान था, सब कुछ किरण ने उसके सामने रख दिया कि ले जाओ भैया, ले जाओ महाराज, आप ही का है सब कुछ, आप टेंशन में हैं, आपको मैं परेशान कैसे देख सकती हूँ, आप हैं तो सब है, इस तरह की बातें हैं। तो किरण ने सब कुछ दे दिया, और किरण बीमार रहने लगी। बीमार क्योंकि किरण को पता चल जाता है, जूही बता देती है, जूही जो है नौकरानी है, जूही बता देती है किरण को कि ये जो नरेंद्र भाई साहब हैं, मालिक साहब हैं, वो कहीं जाते हैं और किसी दूसरे को ये सब दे के आते हैं। तो किरण तो परेशान हो ही जाएगा, स्वाभाविक बात है, कोई भी व्यक्ति हो जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो किसी का, और वो उसके साथ इस तरह की व्यवहार करने लगे, हालांकि गलती पता नहीं किसकी है, नरेंद्र की है कि किन्नरी की है, जिसकी भी हो, किरण के साथ तो चीट हुआ ही। तो फिर क्या हुआ, एक दिन
कुछ नहीं बचा किरण के पास, बिल्कुल किरण की हाथ की चूड़ियां, गर्दन, सब कुछ खाली हो गया। तो किरण लेटी हुई है, मरणासन अवस्था में किरण लेटी हुई है। नरेंद्र आता है, चिल्लाता है, जूही जूही, पूछो किरण से कुछ बचा है क्या उसके पास। तो जूही जाती है, उसके कानों में वही 2 कंगन बचे थे जो नरेंद्र ने योगीश्वर के समक्ष रखे थे, जिनको उठाकर किरण ले गई थी, वही 2 कंगन। तुम्हारे कानों में क्या है? कंगना। ये जो कंगना है ना, जो वाक्य के शुरुआत में ही आ गया है, तो वही 2 कंगन बचे थे। ठीक है, तो ये कंगना, ये वही वाले कंगना है जो अभी थंबनेल में दिख रहे थे आपको। ठीक है, तो चलो अब कहानी पाठ करते हैं, कहानी का सस्वर वाचन करेंगे। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें होता क्या है, लास्ट में जो किरण है वो बहुत ही मरणासन अवस्था में होती है, और किरण मतलब एकदम से कुछ खाती पीती नहीं है, बहुत दिनों से टेंशन में आ जाती है। तो जब खाती पीती नहीं है तो उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है, और मरणासन अवस्था से वो मृत्यु के करीब पहुंच जाती है, और अंततः वो मर ही जाती है, उसके प्राण त्याग हो जाते हैं, प्राण त्याग देती है। तब आंख खुलती है किसकी? नरेंद्र की। तो कहीं ना कहीं आदर्शवादी कहानी है, और आपको पता ही है गांधीवाद चल रहा है, गांधी का दौर चल रहा है, गांधी जी आदर्शवादी थे, तो ये कहानी भी आदर्शवादी है, आदर्शवादी कहानी। ठीक है, नरेंद्र को सद्बुद्धि आ जाती है, लेकिन बुद्धि आई थोड़ा लेट आई, तब तक किरण जा चुकी थी। जब किरण जा चुकी है तो अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुंग गई खेत, अब पछताए होत का। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं कहानी, आपने सारांश समझ लिया। देखो, किरण, एकदम से एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगा हुआ है ना, किरण, तो मतलब किरण तुम्हारे कानों में क्या है, ये बात कह रहा नरेंद्र। अब जैसे अचानक से कहानी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा ना, कहाँ से किसने क्या कहा। तुम्हारे कानों में क्या है, एकदम से क्वेश्चन मार्क। उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, उफने होना चाहिए यहाँ पर, उफने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। एकदम से चौंक के बोली कंगना, अरे कानों में कंगना। सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं, मतलब किरण कहती है कहाँ पहनूं फिर। किरण अभी भोरी थी, भोरी का अर्थ होता है भोली भाली कह सकते हैं, मतलब नादान। किरण अभी भोरी थी, दुनिया में जैसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, मतलब एक अर्थ बोरी का वो भी है ना कि चतुर चालाक, तो वो अर्थ नहीं जो दुनिया में चलता है, वैसी बोरी नहीं। उसे वन के फूलों का फूलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जग द्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में छड़ पड़े। देखो, बहुत ही क्लिष्ट कहानी है, समझ में नहीं आ रही होगी, इसीलिए सार हमने समझा ही दिया है, और आपको मेन बातें याद रखना है, जैसे कि पात्र, कौन सा पात्र है इस कहानी का। कई बार जोड़ियां मिलाने को आती हैं, एक साइड कहानियों के पात्र लिखे होते हैं, दूसरी साइड कहानी का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, हाँ, आकाश स्वच्छ था नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। देखो, प्रकृति का वर्णन है ये सब, क्योंकि ये कहानी जो है योगीश्वर की जो कुटिया है वो ऋषिकेश में है, पहाड़ी वाला, तो प्राकृतिक सौंदर्य की बात चल रही है। ठीक है, तो पढ़ लेना ये सब, तो देख लो, इसमें दिया ही है। आकाश स्वच्छता नील उदार सुंदर कहाँ थे। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था, मैं कौन है, मैं कौन है,
में है नरेंद्र। नरेंद्र ही तो कहानी सुना रहा है, ये आत्मकथात्मक कहानी है। ठीक है, मैं पास में ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या यूं या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। देखो, समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगा वही सारांश। तो सारा आपने समझ लिया है, बात खत्म। जब माखन चुराने वालों, अच्छा हो गया ये। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन सो भी आज शुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन। आगे बढ़ो। दो टके के कंगन में इतनी शक्ति है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उनके कानों में कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। बैठना का अर्थ वही होता है, अंदर तक समाहित हो गई। मतलब कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अपने अंतर मन को झकझोर के रख देती हैं, तो ये घटना भी अंदर तक बैठ गई। ठीक है, गहरे बैठ गई सही है, मतलब उसकी बड़ी बड़ी आंखों और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी, मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। ये आ गए गुरु। तो देखो भैया, अब गुरु आए हैं। अभी आपने नरेंद्र का नाम भी नहीं सुना होगा कहानी में, केवल किरण नाम आया है। तो बहुत ही ज्यादा जटिल कहानी है, क्लिष्ट कहानी है, पेचीदा कहानी है, समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी थी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था किसी दुनिया में, दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठा देते। हीरा चंद के पल्ला में कुछ नहीं है भैया, पढ़ लेना, सार वही है, क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे। अगर कोई ऐसी भाषा दिखे ना बहुत ज्यादा पेचीदा हो, समझ में ही ना आए, समझ लेना राधिका रमन प्रसाद जी हैं, बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं ये। ठीक है, आगे देखो। समय ने सब कुछ पलट दिया, वैसे बन नहीं जहां कृष्ण को लोक से उतर कर 2 घड़ी बंसी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीसी नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। नहीं आएगा समझ में। हरिकेश के पास, हरिकेश नहीं है वो, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। ऋषिकेश है यहाँ पे, ऋषिकेश, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपूर्व सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वृंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती। वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अत्यंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलाती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निबिड़ी योग निद्रा वहीं देख पड़ी है। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या कहता है, क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्तिक किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु, फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर, या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोग का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था कुछ सालों से। देखो, यहाँ तक तो दूसरे ही लोग की कहानी चल रही थी, आपको सिंगल अक्षर समझ में नहीं आया होगा, केवल एक भी सर का नाम आया होगा आपको, बस कुछ नहीं समझ में आया। एक योगीश्वर और किरण, दो नाम अभी तक आए, आगे देखो, अब यहां से थोड़ा सा समझ में आएगा। कुछ साल पहले, फ्लैशबैक में कहानी जा रही है। कुछ साल पहले मैं योगीश्वर के यहाँ आया जाता था, आता जाता था। मैं कौन है? नरेंद्र हैं ये भैया। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। मतलब योगीश्वर विद्वान व्यक्ति थे, तो पिताजी ने कहा था, नरेंद्र के पापा ने, कि उनके यहाँ जाकर सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालो। विद्वान विद्वान साहब के यहाँ योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। बाबा कौन? नरेंद्र के बाबा। इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी कि किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। कौन दीपक था? किरण। बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूं, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण आहुति थी। मतलब एक घटना लिख रहा है नरेंद्र, और उसी दिन क्या था? पूर्ण आहुति। किसकी? शिक्षा पूरी होने वाली थी, जो मैंने सार बताया आपको। अब कहानी शुरू हुई है। पहले तो इतनी जटिल भूमिका टाइप की थी कि आपको कच्छू नहीं समझ आया होगा। और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, मतलब बाबा ने कहा था 5 स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि पूर्ण आहुति हो रही है ना, तो गुरु दक्षिणा देना है, तथा किरण के लिए कनक कंगन और 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए। योगीश्वर ने कहा, नहीं, आप ले जाइए। केवल कंगन को किरण उठा ले गई। मतलब योगीश्वर ने नहीं मंगाए थे ये जोड़ा। एक जोड़ा पीताम्बर और 5 स्वर्ण मुद्राएं नरेंद्र के बाबा ने कहा था कि ले जाइए, आपकी शिक्षा पूर्ण हुई है, आज पूर्ण आहुति है, और किरण के लिए 2 कंगन ले जाओ, क्योंकि किरण जो है मेरे मित्र की लड़की है, इसीलिए आप उसके लिए भी 2 जोड़ी कंगन ले जाइए, 1 जोड़ी कंगन ले जाइए। वह क्या समझकर चुप रहेगा? ये समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उलटा। देखो, अब धर्म ग्रंथ तो बढ़ता नहीं है नरेंद्र, क्योंकि नरेंद्र की पूर्ण आहुति हो गई है अब अध्ययन की। नरेंद्र ने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, वैसे ही कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। कामदेव किसके सिर पे सवार हो गया है? कामदेव, काम वासना, काम चेतना, ये सब होता है कामदेव। कामदेव काम के प्रतीक है ना, काम चेतना के प्रतीक है। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझे देखते ही वे उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला। क्या बोले? नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर अब मैं चला,
ऊपर काय नहीं जा रहा है, गड़बड़ कर रहा है। चलो अच्छी क्वालिटी में देखोगे तो यहां से भी दिख जाएगा। क्या हुआ कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों ने मेरे हाथों में रख दी, किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी, और वो सुकोमल उंगलियां उसी की थी, किरण की थी। लोचनों के कान कोनों पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा, क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। मतलब उन दोनों को छोड़कर, किरण को नरेंद्र के यहाँ छोड़कर योगीश्वर चल दिए। वन वायु भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस बनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस तरह लोग जाल में बांधने चले? क्योंकि किरण बहुत भोली थी। वो एक दोहा है बिहारी का, बहुत प्रसिद्ध दोहा याद आता है। जब राजा मानसिंह अपने राजनीतिक दायित्वों से विमुख होते नजर आ रहे थे, तब उनको सद्बुद्धि देने के लिए बिहारी एक दोहा लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो वही स्थिति कुछ यहाँ हो रही नरेंद्र की। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देते। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इसी काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए उस बनफूल की विमल कांति, लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। देखो जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। किशोरी कौन? किरण। अब वह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाई मारती थी। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की तरह लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चट्टी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े।
ये क्या हो गया? ये तो चल ही नहीं रहा, रोज गड़बड़ करने लगा है। दिखवाना पड़ेगा इसको, क्या समस्या है। चलो इसी में देख लेते हैं, जूम करके देख लेना। चलो आगे देखते हैं। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। देखो, एक मुरादाबाद और एक कौन सा, ऋषिकेश। इन दो शहरों से क्वेश्चन कई बार आया है कि मुरादाबाद कहाँ पर है, और सॉरी, मुरादाबाद किस कहानी में आया है और ऋषिकेश किस कहानी में आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कानों में कंगना कहानी में 2 शहरों का जिक्र है, मुरादाबाद नंबर 1, नंबर 2 ऋषिकेश। ठीक है, आगे देखो। यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए, एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। अब देखो, अब किन्नरी की कहानी शुरू होती है। नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तूर था। एक लपट जो लगती कि नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया, आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। ठीक है, अब देखो किन्नरी की एंट्री हो गई है कहानी में। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती गई। देखो क्या हो रहा है कि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा। नरेंद्र और उसकी पत्नी किरण के बीच में 1 आध साल शुरुआत के अच्छे से गुजरे, लेकिन फिर जो पवित्र प्रेम था, सबकी धज्जियां उड़ गईं। एक बार मोहन के यहाँ वो गया जहाँ किन्नरी नाच रही थी, लेकिन वो नाचने वाली नहीं थी, अपने इशारों पर दुनिया को नचाने वाली थी, और उसने नरेंद्र को भी नचाया। तो देखिए कि नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तूर था। ठीक है, तो बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटली कटकी, कर्ण फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रखे किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक 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 फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराई के हाथ बिक गया। है ना, किन्नरी के हाथ में बिक गया है किरण, नरेंद्र। फिर ये तो 2 दिन के चमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में।
सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। देखो, ये है द लाइन, मतलब जो लाइन ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द कहानी है ना, वो ये है, किरण की आंखों में आंसू नहीं थे, मेरी आंखों में दया नहीं थी। नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, आप बीती लिख रहा है कि जब हाथों हाथ कोई व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ बिक गया हो, तब ये गहने कोई मायने नहीं रखते। तो नरेंद्र जब भी कहता वो गहने उतार के दे देती। तो गहने दिन में बहानों की माला नरेंद्र पहनाता किरण को, और रात में सोने की माला या फूलों की माला नरेंद्र पहनाता किन्नरी को। तो ये सब चल रहा है, ये सब नरेंद्र लिखता है। और लिख कब रहा है? जब किरण मर चुकी है, किरण की देहांत हो गया है किरण का, उस वक्त लिख रहा है। तो फिर उसको सारी बातें याद आती हैं किरण की। कितना अच्छा है कि जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, है ना, वही तो था नरेंद्र किरण का। वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। तो फिर ये 2 दिन के चमकी खिलौने, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे? मतलब जो स्वर्ण आभूषण थे उनकी क्या वैल्यू रह जाती जब वो आदमी ही नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंख में दया न थी। आगे देखो, बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुदौवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उससे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। मतलब सीधा सा खेल था। किन्नरी का नाच देखना है या किन्नरी से मिलना है, किन्नरी के दर्शन करने हैं, तो कुछ न कुछ आभूषण लेके जाओ। पैसा, धन दौलत, रुपया, ज्वेलरी लेके जाओगे तब किन्नरी के दर्शन होंगे, तब किन्नरी दर्शन देगी। ठीक है, तो देखा आपने क्या कह रहा है? नरेंद्र कह रहा है, हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती। मेरी अंगुली खाली हो चुकी है, मैं सब कुछ दान दे चुका हूं उसको। मेरी अंगूठी में अगर कुछ होता थोड़ा बहुत तो भी मैं दे देता उसको, और उसे नजर कर उसके चरणों पे लौटता। लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। नरेंद्र कह रहा है, लास्ट पेज है। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, मतलब अपने कमरे पर। कोठे का मतलब होता है कमरा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटा। मतलब उसको विश्वास नहीं है, उसको लग रहा है कि किरण के पास अभी है और कुछ। तो एकदम से दौड़ के गया, उसने संदूक खोले, ताले तोड़ दिए। देख रहा है कि किसी संदूक में जाला पड़ा है, किसी संदूक में छिपकली है। कुछ नहीं मिला उसको। एकदम से
किरण की ओर झपटा। किरण मरणासन अवस्था में लेटी हुई है, क्योंकि वो तो मृत्यु के बहुत नज़दीक पहुंची है, नज़दीक जा पहुंची है, वो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाली है। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सिर वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल, अच्छा इसको इस पर कर दें, ऊपर नहीं खिसक रहा है ना, ये शायद हीट की वजह से दिन भर चलता रहता। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। देखो, ये प्रकृति का सौंदर्य वर्णन चल रहा है कि चांद ने गोद में ले रखा था किरण को, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया। पंखा चल रही थी, जो हवा चल रही है ना, वो जो रात्रि का टाइम है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है कि जो पंखा चल रहा है वो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। जो हवा चल रही है, वायु चल रही है, समीर चल रही है, पवन चल रही है उस शरीर पर। किसके शरीर पर? किरण के शरीर पर भिंगोया। गीला पंखा चल रही थी, मतलब चला रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था, मतलब प्राण निकल गया है शरीर से। मैं फिर पुकारा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसको अब भी गहना चाहिए। उसको लग रहा है कि किरण अभी ठीक है, किरण को कुछ हो गया होगा। हो क्या गया होगा? नरेंद्र का नशा अभी उतरा नहीं है। नरेंद्र को तो वही किन्नरी ही दिखाई दे रही है। वो देख रहा है कि कुछ एक गहना दे दे छोटा सा, तो मैं जल्दी से जाऊं दौड़ के और किन्नरी के दर्शन करूं, उसका नाच गाना सुनूं, अय्यासी करूं उसके साथ। उसको अभी बुद्धि नहीं आई है, जबकि वो मर चुकी है। अब नहीं, आगे हो नहीं रहा है, उसी पे देखना पड़ेगा। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा। मतलब अभी सांसें चल रही थोड़ी बहुत। तो किरण को सब कुछ पता है, जूही ने सब बता दिया। किरण को पता है कि ये कहाँ ले जाता है, ये सारे जो गहने हैं। झूठे झूठे बहाने बनाता है कि मेरे दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन किरण को पता है। लेकिन फिर भी किरण की वफादारी देखिए, सच्चा प्यार देखिए क्या होता है। वर्तमान के दौर में एक सच्चे प्यार की कहानी। कहाँ गया? सर तकिए पे ढल पड़ा। ठीक है, आंखें भी झिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? मतलब जो किरण की सांसें थी, क्या इसी समय के लिए ठहरी थी कि बस ये कहने के लिए कि कानों में कंगना बचा है? तो यहीं से तो कानों में कंगना कहानी का शीर्षक आया है। वही कानों में कंगना जो शुरुआत में आए थे। सबसे पहले शुरुआत होती है ना, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? किरण जवाब देती है, कानों में कंगना। तो वही वाले कंगना है। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़क वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। अब उसका नशा उतर गया है, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी हैं। किरण की सांसें बंद हो चुकी हैं। अब वो देख रहा है कि वही कानों में कंगना है। ये कौन से वाले? जो मैं
गुरु दीक्षा के समय लेके गया था योगीश्वर जी महाराज के पास। वो कानों में कंगना उसने पहचान लिए कि वही वाले कंगना है। अब चढ़ा नशा उतर गया है। अब वो कह रहा है कि दुष्यंत होते तो शकुंतला को ढूंढ निकालते, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, वो राजा थे, लेकिन मैं राजा नहीं हूं। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो ये थी कहानी कानों में कंगना, जो अपन ने अच्छे से पढ़ी समझी। बहुत ही क्लिष्ट कहानी है, जटिल है, पेचीदा है, आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो कृपया इसका सार समझें, इसके पात्र याद रखें। 4-5 महत्वपूर्ण पात्र हैं, जैसे योगीश्वर है, नरेंद्र है, मोहन है, किन्नरी है, किरण है, जूही है। ठीक है, ये सारे पात्र हैं। तो आपको थीम याद रहेगी कि क्या है। किरण के पास कंगन होते हैं, किरण और नरेंद्र की शादी करवाती योगीश्वर। ठीक है, तो चलो, आपने कहानी बहुत ही धैर्य के साथ सुनी, समझी। धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।